हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपना सिग्नम फंक्शन। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसका नोटेशन क्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देन वी ड्रॉ इट्स ग्राफ। उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स, वी ऑलरेडी नो कि y और एफ एक्स एक ही मीनिंग है। आप y इक्वल टू भी लिख सकते हैं और एफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो बेटा एस जी एम भी कई बुक्स में लिखा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, और एस जी एन भी लिखा रहता है, ठीक है ना। ये सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है ना। एस जी एम एंड एस जी एन सच दैट, यानी इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया सिग्नम फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू वाट एवर यू राइट, ठीक है ना। 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स स्मॉलर देन 0। ये सिग्नम फंक्शन को इस तरह से डिफाइंड बच्चों किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज दैट एस जी एम, मुझे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सपोज दैट एस जी एम 2। तो एस जी एम 2 का मतलब जो हमारा x है वो 2 है, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एस जी एम 2 की वैल्यू बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या होने वाली है यहाँ पर 1, ओके। यानी x जब हमारा 0 से ग्रेटर होगा, बहुत ही सिंपल है, यानी डोमेन जब हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है 1 होगी, इक्वल टू 0 पर बेटा 0 होगी, और स्मॉलर देन 0 पर -1 बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं। एस जी एम सपोज दैट मुझे -1 की वैल्यू निकालनी, तो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों स्मॉलर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली 1, ठीक है ना। चलिए एस जी एम सपोज दैट पाई की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो कि डेफिनेटली बेटा पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारे सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 हो जाएगी। नो डाउट अगर हमें एस जी एम 0 बेटा यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो उसकी वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, ठीक है ना। सपोज दैट मुझे एस जी एम पाई -3 की वैल्यू निकालनी, सपोज दैट इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो देखिए पाई हमारा क्या हो जाएगा 3.14, और अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। उसके बाद बेटा अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है ना, कि ग्राफ इसका कैसे हमें ड्रॉ करना है, तो ग्राफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन। हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स डैश वाई एंड वाई डैश बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0 भी है, और y इक्वल टू -1 भी है, ठीक है ना। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा वो लाइन जो हमारी y इक्वल टू 1 है वो डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा अभी, ठीक है ना, कि कैसे ड्रॉ करना है। चलिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, सपोज दैट y इक्वल टू 1, ये 1 है हमारा, ठीक है ना। ये y इक्वल टू 1 लाइन है हमारी, लेकिन y इक्वल टू 1 लाइन का जो ग्राफ है वो आपको x ग्रेटर देन 0 पर बनाना है, ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ लाइन जो आपने बनाई है ये निगेटिव x के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है ना। अगर निगेटिव x का मतलब अगर x की वैल्यू सपोज दैट -2 है, तो ये -2 पर भी आप बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हमें क्या करना है, इस ग्राफ को हमें डिफाइन करना है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए। तो जो निगेटिव वैल्यू ऑफ x के पीछे वाला, यानी ये वाला जो ग्राफ है वो आप इरेज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ जो है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है, यानी डेफिनेटली दिस इज द y इक्वल टू 1, बट इट इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 0 पर भी ये बेटा इस ग्राफ पर मीट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लैंक होल किस तरह से बना देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 0 जो पॉइंट पर ये वाला जो ग्राफ है वो इंक्लूड, मतलब इस लाइन का जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये ब्लैंक होल का मतलब हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड इसी तरह से बेटा अगर हम -1 y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल टू -1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सिमिलरली इसी तरह से बेटा ये इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और आप समझ रहे होंगे ये डिफाइंड है x स्मॉलर देन 0 के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो भी जितना भी ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0 ये है बेटा, और इसके आगे आगे वाला ग्राफ ये, इसको आप इरेज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये डिफाइन हो गया हमारा किसके लिए,
एक्स स्मॉलर देन जीरो के लिए। बट यहाँ पर भी बेटा आप देख सकते हैं 0 पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 पॉइंट के लिए ये इस तरह से बना देते हैं हम लोग। 0 से स्मॉलर वैल्यू होगी उसके लिए तो इंक्लूडेड होगा, बट एग्जैक्टली बेटा 0 के लिए ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी इस लाइन पर मीट नहीं करना चाहिए अगर हम 0 से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पर मीट कराते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। तो यहाँ पर ये ब्लैंक होल बनेगा, और 0 के लिए आप देख रहे होंगे 0, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, या y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ सिग्नम एक्स। बेटा बड़ी आसानी से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है ना। अब बेटा हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सेकंड हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, आप देखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में ये अंदर आप x लिखते हैं। ठीक है ना। इसको मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी कॉल करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या फिर बेटा हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये इस तरह से भी बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि इट मीन्स बेटा कि जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी होगी और जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू बेटा समझते हैं। सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पर 8.9, ठीक है ना, 8.9। तो 8.9 ऑब्वियसली बेटा ये 8 और 9 इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगी बेटा। ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसकी जो डेफिनेशन है बेटा ये है कि ये इस x के अंदर, सपोज दैट ये हमने कोई एग्जांपल लिया 8.9, ठीक है ना। 8.9 जो है वो 8 और 9 के बीच में लाई करता है, तो डेफिनेटली इससे जो लेस इंटीजर होगा, ठीक है ना, लेस इंटीजर, वो इसकी वैल्यू हो जानी है। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ब्रैकेट को हटाने के बाद जो नंबर होगा वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इंटीजर हमारा क्या होगा, बहुत आसानी से आपको समझना है बेटा, वो इससे जो लेस इंटीजर होगा, ठीक है ना, 8.9 से जो लेस इंटीजर होगा वो हमारी वैल्यू हो जाने वाली है। ओके, बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 8.9 हमारा जो है वो 8 और 9 के बीच में लाई करता है, तो 8.9 से जो छोटा वाला जस्ट स्मॉलर इंटीजर जो होगा बेटा, ठीक है ना, वो इसकी वैल्यू हो जानी है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डालेंगे आप, ठीक है ना, वो इंटीजर बन के ही बाहर निकलना है, सिंपल सा। इसीलिए इसको हम इंटीग्रल यानी इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ही बोलते हैं, यानी कि जो एक्स हमारा नंबर होगा उसका जो इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8.9 का जो इंटीजर पार्ट है वो 8 है यहाँ पर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 8.9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 8 हो जाने वाली। इसी तरह से कुछ हम एग्जांपल्स और आपको लिखने वाले हैं यहाँ पर। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं या फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, 7.2 की बात करते हैं तो इसका इंटीजर पार्ट या 7.2 जो है वो 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगा बेटा, बट ऑब्वियस है कि वो 7 हो जाएगा। 0.3 की अगर हम बात करते हैं तो 0.3 बेटा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बेटा 0 होने वाली है, ठीक है ना। -5 की बात करते हैं, निगेटिव में बेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। -5 ये तो ऑलरेडी इंटीजर है ही, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू तो वही हो जाने वाली है, इंटीजर, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, ओके, अब इसको चेक ही नहीं करना, ये तो वही इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली इसको ध्यान रखिएगा। तो -5 जो इंटीजर है वो हमारा, उसकी वैल्यू -5 ही होने वाली है, ठीक है ना। पाई की बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, नहीं 3.14, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा ये, तो इसका इंटीजर पार्ट आपका 3 होने वाला है। माइनस पाई की अगर हम बात करें तो ये बेटा -3.14 हो गया, ठीक है ना। -3 अगर नंबर लाइन पर अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो ये पाई का मतलब -3.14, इससे पीछे वाला इंटीजर -4 होगा और इससे आगे वाला इंटीजर -2 होगा, सॉरी आपका -3 होगा। तो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो -3.14 जो है वो -3 और -4 के बीच में लाई करता है, और जस्ट स्मॉलर इंटीजर होगा बेटा वो -4 हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू -4 होने वाली है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस लगा हुआ है तो आगे वाला इंटीजर हो, मतलब इसको आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने बोला आपको -3.14 है, ठीक है ना, और 3.14 है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या है। इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है 3, यही इसकी वैल्यू हो जाने वाली है, ठीक है ना। और माइनस में क्या है कि इसके जो आगे वाला नंबर होगा, यानी कि -1 कर दीजिए आप, वो नंबर जो हमें मिलेगा वो इसका आंसर होने वाला है। -3 नहीं, -4, माइनस में -1 करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा है। और 3.14 लिखा हुआ है तो यही वाला इंटीजर हो जाएगा 3,
ठीक है ना, इसका इंटीजर पार्ट आपका 3 होना है। -3.14 लिखा हुआ तो -1 कर सकते हैं आप, बहुत सिंपली आप याद रख सकते हैं माइनस में अगर नंबर दिया गया है तो, ठीक है ना। तो और अगर नहीं पता लग रहा है तो बेटा मैं कहूँगा आपसे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है नंबर लाइन पर लिख कर आप पता कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत मैं कहूँगा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आप याद कर सकते हैं। 1/7 की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया -3.7 लिखा हुआ है, तो अगर माइनस लिखा हुआ है तो जो ये वाला नंबर होता है माइनस, जो आपका -3 होगा, इसमें आप -1 कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। प्लस में तो अगर ये प्लस में होता तो यही आंसर हो गया होता है इसका बेटा 3.7, ठीक है ना। माइनस में अगर है तो -3 और -1 कर देना, वो आंसर हो जाएगा -4, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता तो नंबर लाइन पर लिख कर आप कर सकते हैं कि -3.1 जो आपका -3.7 है ये -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो -4 होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे -8.99 लिखा हुआ है तो बड़ा आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है ये, इसका जो स्मॉलर इंटीजर हो जाएगा -9 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। -8.99 यानी कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं, मैंने ट्रिक आपको बता दी। ये माइनस का सिंबल लगा हो तो -9 और ये -8 के बीच में बेटा लाई करेगा, -8.99, ठीक है ना। और -4 आपका है तो ये ऑलरेडी इंटीजर है बेटा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। -6.5 लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, -6 अगर है तो -6 का मतलब -7 -1 कर सकता है, ठीक है ना। और ई की जो वैल्यू है आप लोगों को पता होगी 2 पॉइंट समथिंग होती है, हम आपको बता दें, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे -0 लिखा हुआ फिर आप समझिए ये वैल्यू आपकी बेटा -1 होने वाली है। ये ट्रिक मैंने आपको कुछ बता दी है जिसके बेसिस पर आप आसानी से इसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ओके बच्चों। अब y इक्वल टू सपोज दैट हमारा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 तब होगी जब x हमारा प्यारे बच्चों 1 से लेकर 2 तक लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे इसमें कि मैंने 1 पर क्लोज लगाया हुआ, 2 पर ओपन, यानी कि अगर x हमारा 1 से लेकर 2 तक लाई कर रहा है और इवन 1 भी है तो इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है ना। और मैं कहूँगा इसको 1 की बजाय आप 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 0 अगर है यहाँ पर तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 0 to 1, ठीक है ना। 1 हो जाएगी अगर x बिलोंग्स टू बेटा ये हमारा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से 2 हो जाएगी बेटा अगर x हमारा जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 है तब भी बेटा यहाँ पे 2 अगर आप रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 हो जाएगा, और 2.1 से लेकर 2.99 तक अगर हम रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने 2.99 रखा तब भी इसकी वैल्यू बेटा 2 ही होनी है। 2 कुछ भी रखेंगे 2 और 3 के बीच में, बट 3 नहीं रखना है, 3 पर ओपन इंटरवल है, इसको बेटा आपको ध्यान रखना है, एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ग्राफ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी मैंने सिग्नम फंक्शन में भी आपको बताया था और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि सपोज दैट ये ग्राफ मुझे बनाना है, ठीक है ना। x डैश y एंड y डैश बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा समझिए कि y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो x एक्सिस ही होती है बेटा, ये x एक्सिस जो है वो y इक्वल टू 0 लाइन होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंटली बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी लाइन आपका जो है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये डिफाइंड है अगर x हमारा 0 to 1 है, देख सकते हैं आप। तो सपोज दैट ये 0 माना हमने और ये 1 माना, तो सिर्फ यहाँ के लिए ये डिफाइंड है, यानी जो इसका ग्राफ होगा वो ये रहेगा आपका, इसको समझिए आप, ठीक है ना बेटा। और सपोज दैट यहाँ पर y इक्वल टू 1 जो लाइन है हमारी वो x जब हमारा 1 से लेकर 2 तक डिफाइन है, सपोज दैट y इक्वल टू 1 बेटा हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, जैसा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये 1 है हमारा, ठीक है ना, 1। तो ये डिफाइन तभी है जब हमारा x जो है वो 1 से लेकर 2 तक है बेटा, ठीक है ना। इसको आप पीछे हटा दीजिए, ये वाला ग्राफ जो है वो एज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्योंकि 1 बेटा इंक्लूड है यहाँ पर, तो 1 पर मैंने डार्क बना दिया, देख रहे होंगे 1 से लेकर 2 तक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन, सिर्फ आपको ये वाली लाइन ये, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर फिर से ओपन और ये, इस तरह से बेटा आपका जो ग्राफ है वो बनता रहेगा आपका, यानी कि अगर हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलरली ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 रहेगी वैल्यू हमारी, और ये ग्राफ जो बनेगा वो 3 तक बनेगा सिर्फ यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से ओपन एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह से हम ग्राफ बनाते जाएंगे, यानी फिर से आपको ऊपर बढ़ाना है, यानी 1 यूनिट ऊपर जाना है, इस पर डार्क बनाना है बेटा, और फिर से ये ओपन एंड सो ऑन, ये हमारा ग्राफ। अगर हमें पीछे की तरफ बेटा ग्राफ बनाना है तो देखिए यहाँ पर ये डार्क रहेगा हमारा, ये इंक्लूडेड है,
ठीक है ना। फिर यहाँ से हमने कोई डॉटेड लाइन की है, ये यहाँ पर ओपन, ये इस तरह से, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर हम आपको बता दें ये ओपन इंटरवल, फिर यहाँ पर ये डार्क, फिर इसको यहाँ पर इसी तरह से 1 यूनिट नीचे की तरफ जाएंगे बेटा, ओपन यहाँ पर रहेगा और ये बेटा यहाँ पर ये जो है वो डार्क सर्कल बन जाएगा। तो ये बेटा जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हटा दीजिए इस तरह से, ठीक है ना। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। वंस अगेन आई रिपीट, देखिए y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो डेफिनेटली कंप्लीटली x एक्सिस है, बट ये y इक्वल टू 0 जब है जब x हमारा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि इस लाइन को का हमें सिर्फ उतना पार्ट लेना है जहां पर डोमेन हमारा 0 to 1 हो। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 0 to 1 डोमेन ये है, यहाँ से इस लाइन का सिर्फ इतना पार्ट हमें लेना है। फिर उसके बाद हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी y इक्वल टू 1, बट इस लाइन का हमें सिर्फ x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक का पार्ट लेना है। तो हमने क्या किया बेटा, 1 यूनिट ऊपर की तरफ गए यहाँ पर और फिर इसको डार्क करके सिर्फ हमने 1 और 2 के बीच में इसको लाइन का पार्ट लिया। बाकी लाइन तो ये बहुत बड़ी है हमारी, पूरी कंप्लीटली y इक्वल टू 1 लाइन को रिप्रेजेंट करती है, बट y इक्वल टू 1 कब है, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी 1 इंक्लूड है तो बेटा यहाँ पर डार्क कर दिया हमने और ये, और एंड सो ऑन इसी पैटर्न को बेटा, ठीक है ना। फिर डॉटेड ऊपर गए डार्क, फिर 1 यूनिट तक हमने 2 से 3 के बीच में इसको ड्रॉ किया, ब्लैंक, फिर ऊपर की तरफ 1 यूनिट डार्क और फिर ये ब्लैंक एंड सो ऑन, और इसी तरह से पीछे बेटा पीछे की तरफ किया, ये ब्लैंक क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो फिर ये इंक्लूड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लैंक, फिर पीछे की तरफ गए, तो जो हम लाइन बनाएंगे उसका एक पार्ट तो इंक्लूड हो गई बेटा, वो पार्ट ये होगा, ये यहाँ पर ये समझ सकते हैं ये -1 है बेटा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका -2 अगर ऊपर में लाएंगे, एंड इसी तरह से -3 है, यानी ये वाली जो लाइन है, जो ये लाइन आपने है वो ये -2 से 3 के बीच में है, ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखना है। और -2 जो इंक्लूड होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर वो इस लाइन के लिए इंक्लूड होगा, इसके लिए नहीं, ये इस लाइन के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला इंटीजर हो जाएगा, जबकि हम लोग स्मॉलर इंटीजर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि हम लोग ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला करली ब्रैकेट लगाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के लिए, ठीक है ना, करली ब्रैकेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला सिंबल बेटा जो यूज करते थे उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसका प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कोई भी नंबर, ठीक है ना, वो हमेशा जैसे सपोज दैट मैंने कोई भी नंबर लिया 2.5, ठीक है ना, कोई भी नंबर एक हमने 2.5 लिया, तो कोई भी नंबर जो है वो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट आप समझ रहे हैं ना, जो पार्ट फ्रैक्शन में हो, इसको सिंपल सा आप ध्यान रख सकते हैं। और फ्रैक्शन पार्ट का मतलब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा 0 to 1 है, ठीक है ना। फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज दैट बेटा इस अगर हम नंबर की बात करें तो इंटीग्रल पार्ट उसका 2 हो जाता है और जो दूसरा पार्ट है वो 0.5 होगा, इसी को बेटा हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी नंबर वो हमेशा इंटीग्रल पार्ट्स और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बनता है। दैट इज अगर हम इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज दैट कोई भी नंबर x है हमारा, वो इंटीग्रल पार्ट यानी x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, इससे मिलकर बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना ये। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एनी नंबर और माइनस इंटीग्रल पार्ट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंटली, इसी के थ्रू हम इसके ग्राफ को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये होगी, इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं बच्चों, कुछ और भी चीज़ें हम आपको डिफाइन करने वाले हैं। सपोज दैट अगर इफ़ नंबर 1 x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर होता है, ठीक है ना, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है और x यहाँ पर क्या है, इंटीजर है अगर ये, तो बच्चों जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये x नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं, यानी दैट इज जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो x के इक्वल ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर इंटीग्रल पार्ट अगर x के इक्वल ही होगा तो यहाँ से बेटा फ्रॉम दिस आप समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, तो आप समझ सकते हैं x माइनस एक्स यानी 0। तो एक तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2 अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नंबर 2, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, नंबर लाइन पर हमने लिया
ये x है, ये इंटीजर नहीं है, तो इससे पहले वाला इंटीजर हमने ये मान लिया, ठीक है ना, ये सपोज दैट इससे, तो इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू इससे पहले वाला जो इंटीजर होगा वो होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सॉरी अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया था, तो आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, x की वैल्यू सपोज दैट मैं आपको बताऊँ, आपने 2 पॉइंट लिया है, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे पहले वाला जो इंटीजर होगा वो इंटीग्रल मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो उसकी वैल्यू होने वाली है, ये आपको पता होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि x जो है वो ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं कि x अगर हमारा इंटीजर है देन व्हाट, और x अगर हमारा इंटीजर नहीं देन व्हाट। तो अगर x प्यारे बच्चों अगर इंटीजर है यहाँ पर तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल फंक्शन है या नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बेटा 0 हो जाएगा। दूसरी आप समझ सकते हैं कि अगर इंटीजर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर होगा और इंटीजर नहीं होगा। अगर इंटीजर नहीं है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो x हमारा होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है हमारा, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं 0 होगा आपका, क्योंकि x अगर बड़ा है और ये स्मॉलर नंबर है तो ये आपका यहाँ से ये मिल गया। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या हुआ बच्चों कि x ज़्यादा हमारा 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नोट करके मैं यहाँ पर आपको लिखा दे रहा हूँ, इसको इरेज करके बच्चों, कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, नोट कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बच्चों ये वैल्यू हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव रहने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है ना। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि फ्रैक्शनल फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जो है वो आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया 5 जैसे नंबर लिखा हुआ है, तो 5 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे 5 लिखा हुआ है, तो 5 में बेटा फ्रैक्शन का कोई पार्ट है ही नहीं, सिर्फ एक इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर है, फ्रैक्शन का पार्ट इसमें है ही नहीं। तो फ्रैक्शन का पार्ट अगर नहीं है यानी डेसिमल जिसे आप बोलते हैं, यानी कि जैसे 5.1 अगर लिखा होता है यहाँ पर 5.1, तो 5 बेटा इंटीग्रल पार्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना, और 0.1 जो है वो फ्रैक्शन का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है आपसे कि कोई भी नंबर हमारा, ठीक है ना, वो हमेशा आपका फ्रैक्शनल पार्ट से और इंटीजर पार्ट से मिलकर बनता है, सिंपल सा है कोई भी नंबर। और ऐसा भी पॉसिबल है जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर के लिए 0 हो जाए। वो किस तरह के नंबर के लिए 0 होता है, अगर हमारा नंबर इंटीजर है तो इंटीजर के केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा प्यारे बच्चों वो 0 होगा। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होने वाला है, ठीक है ना, 0। 9.1 के लिए 0.1 यानी कि 9 इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.1 हमारा जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। पॉजिटिव नंबर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। अगर हम 11.7 की बात करेंगे बेटा, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि 11 इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है ना, और 0.7 जो हमारा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा अगर -3.2 लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से 0.2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 0.2 बेटा करेक्ट आंसर आपका ये नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सपोज दैट हमने नंबर लाइन पर कोई नंबर लिया, देखिए जैसे जो डेफिनेशन है हमारी डेफिनेटली बेटा यही होने वाली है, ठीक है ना, कि x और माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले हम x नंबर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जरा हम ऑब्जर्व करेंगे x, अगर ये नंबर हमारा लिखा हुआ है 3.2 माइनस, तो बेटा x तो हमारा डेफिनेटली ये नंबर होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर कोई नंबर लिया -3.2। पॉजिटिव के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, नेगेटिव के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और फाइनली एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसके बेसिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो -3.2 हो गया। इससे पहले वाला इंटीजर आपका डेफिनेटली बेटा -4 होने वाला है, इससे पहले, और इससे बाद वाला इंटीजर डेफिनेटली -3 होने वाला है, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस इंटीजर के लिए, इसके लिए अगर मैं इंटीग्रल पार्ट की बात करूं तो ये तो बेटा डेफिनेटली -4 होने वाला है, ठीक है ना, सॉरी माइनस तो ये है, और इंटीग्रल पार्ट जो आपका है वो -4 होने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये +4 हो जाएगा, फाइनली आप बोल भी सकते हैं यहाँ पर। और x की जो वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है यहाँ पर, वो भी आपको देखना है यहाँ पर,
ठीक है ना। x जो है वो आपको क्या रखना है, वो भी आपको देखना है। तो x तो बेटा हमारा 3 माइनस का 3.2 है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए x की वैल्यू तो -3.2 है, हम माइनस ही आ गया, और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका बेटा कितना होने वाला है, यहाँ पर देखिए आप जरा, ये -4 होने वाला है, ठीक है ना। किसके लिए, -3.2 के लिए। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर और मैं थोड़ा सा अगर क्लियर करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, माइनस इसको थोड़ा सा और बेटा, ठीक है ना, -3.2, ओके बेटा, -3.2 माइनस और -3.2, यस और नो, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -3.2 है बेटा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू बेटा -4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि -3.2 जो है वो यहाँ पर लाई करता है, इससे जो लेस इंटीजर है वो आपका -4 होगा, जस्ट लेस इंटीजर आपका बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे -3.2 और ये +4 हो जाएगा बेटा, तो इसका आंसर देख सकते हैं 0.8, यानी कि यहाँ पर आपका जो ये आंसर आया है -3.2, ये 0.8 आया, ठीक है ना। इसको ध्यान से रख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। यानी कि फाइनली हम क्या करेंगे, जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना वो नंबर माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट जो भी होगा बेटा यहाँ पर वो कैलकुलेट करके, यानी 0.2 आया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर आप याद रख पाए इसको, ठीक है ना। वो ट्रिक हमारी ये है कि अगर फ्रैक्शन माइनस में नंबर है, सपोज दैट नंबर अगर हमारा माइनस में है, आप नोट करके लिख सकते हैं कि अगर नंबर हमारा माइनस में है तो माइनस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे अभी आपको 0.2 दिख रहा है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0.2 दिख रहा है, उसको आपको 1 में से माइनस कर देना है। 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा अपना, ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको करते हैं, फॉर्मूला या डेफिनेशन जो हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन की है वो क्या है, उसके बेसिस पर मैंने ये कैलकुलेट आपकी कर दी है, कैलकुलेशन कर दी है यहाँ पर। बट अगर आपको याद रखना है, फास्ट जल्दी से आंसर देना है आपको, तो कोई भी नंबर अगर हमारा निगेटिव है, उस निगेटिव नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, जैसे 0.2 है, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से 0.8 हो जाएगा बेटा, फिर से देखिए माइनस में नंबर है, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा, 0.9, इसको हम 1 में से माइनस अगर हम करेंगे 0.9 को, तो बेटा क्या आंसर आने वाला है, 0.1। ये फिर से देखिए इंटीजर है बेटा आपका ये, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होने वाला है। फिर से ये बेटा निगेटिव नंबर है, यहाँ पर 0.1 इसका फ्रैक्शनल पॉइंट है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.9। दूसरी चीज़ एक थोड़ा सा मुझे और ध्यान आ रहा है, कई बच्चे क्या करेंगे इसको, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा हुआ है, कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं, माइनस जैसे 3.2 लिखा हुआ है और माइनस 0.2, और फिर बोल देंगे कि सर ये माइनस का 0.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, यहाँ से तो कोई एरर रहा नहीं। लेकिन कई बच्चे इसको बोलेंगे सर -3.2 को हम -3 और -0.2 इस तरह से लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट माइनस का 0.2 हो गया, ये हम बोल सकते हैं। तो बेटा जो डेफिनेशन है हमारी, जहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट डिफाइन किया था, अभी जो फंक्शन आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन आपको डिफाइन कर रहा था, वहाँ पर मैंने जब आपको फ्रैक्शनल फंक्शन की जो डेफिनेशन दी थी और जहाँ पर केसेस जनरेट किए थे, वहाँ पर बताया था कि फ्रैक्शनल जो पार्ट है बेटा फंक्शन का, फ्रैक्शनल फंक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा एक्स का, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई हम इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। ओके, फिर से देखिए पाई की अगर हम बात करें तो पाई 3.14 हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको 0.14 रख देंगे, बेटा ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि 3.14 जो है वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर इसको कैसे करना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा मुझे बताइए इसकी वैल्यू पाई माइनस, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यस और नो। और बेटा इसकी वैल्यू पाई माइनस, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 3, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 0.14 लिख देंगे कि 0.14 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि 3.14 जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। और मैथ्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ एंड बट नहीं होता है, जो भी आंसर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो एग्जैक्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई हम इसको पाई -3 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन तो ध्यान रखिएगा इसका। इसी तरह से बेटा इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ई माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ई तो ई रह गई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ई 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2, इसका ये आंसर होने वाला है, ठीक है ना। बाय द सेम डेफिनेशन इसमें भी बेटा हम यही करने वाले हैं, माइनस ई माइनस, ठीक है ना, माइनस फॉर्मूले में होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -e, ठीक है ना। और फिर से मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ, -e, ई की वैल्यू जैसे ये -e है,
इससे पहले वाला इंटीजर इसकी वैल्यू -2.7 समथिंग होगी, इससे पहले वाला इंटीजर -2 और बाद वाला इंटीजर -3 होगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो -3 होने वाली है बच्चों, -3। तो दैट्स वाई ये हमारा जो है माइनस और -3 बनने वाला है। इसको आप 3 - c भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। आई थिंक बेटा ये एग्जाम्पल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पर, और चीज़ें आपने जो अच्छे से समझ लोगे। अब मैं बेटा बात करने वाला हूँ कि इसका हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों। तो y = fx हमारा जो जो फंक्शन है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और इस फंक्शन को आप जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी कैन राइट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी फाइनली बेटा इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ, ठीक है ना। दिस और दिस बेटा बोथ हैव सेम मीनिंग, ओके। अब बच्चों यहाँ पर जरा देखिएगा कि हम y = आप यहाँ पर x की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x तो x ही रहना है, लेकिन जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x बिलोंग्स टू 1 to 2। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा इसी तरह से x - 2 हो जाएगा अगर x बिलोंग्स टू 2 to 3, यानी डोमेन जो है बेटा ये अगर होने वाला है, ठीक है ना। इसका भी कॉन्सेप्ट बेटा ड्रॉ करने का वही है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है ना। लाइन हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि y = जो 1 2 3 थी वो भी एक लाइन थी, वो पैरेलल टू x एक्सिस थी, और यहाँ पर y = x - 1 ये भी हमारी एक लाइन है, ठीक है ना। ये बस पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे बनने वाली है। एंड सिमिलरली बेटा x - 3 अगर होगा तो x बिलोंग्स टू 3 to 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा यहाँ पर होगा। तो एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर 1 से 2, अगर x की वैल्यू 1 से 2 है, पहले तो हम बेटा इसकी 1 से 2 हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे y = अच्छा एक और थोड़ा सा 0 से 1 के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो y = x लाइन हो जाएगी 0 to 1, ठीक है ना। -0 होगी बेटा तो y = x ही हो जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। मतलब 0 से 1 के बीच में जो x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो y = x होगी। y = x का ग्राफ शायद बच्चे आप लोग जानते हो, ये इस तरह से बनता है, यानी 45 डिग्री का एंगल होगा बेटा ये इस तरह से, और ये y = x लाइन होती है, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको बनाना नहीं आता तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा बच्चों कि क्या करने वाले हैं, इसका x और y की आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू लीजिए और ग्राफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वैसे मैंने पहले ही बोला कि ग्राफ्स को आपका क्रूड ग्राफ बनाना तो जितने भी फंक्शन हैं सबका आना चाहिए, और इसीलिए बेटा हम लोग ये ग्राफ सारे के सारे सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्रूड ग्राफ जरूर आना चाहिए, बस जैसे ही आपसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो दैट्स इस तरह से बनता है, ठीक है ना। खैर चलिए वो डिस्कशन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज y = x, बट इसका बेटा जो डोमेन है आप देख सकते हैं वो 0 to 1 है, तो यहाँ पर नीचे ये वाली लाइन डिफाइन नहीं होगी, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये फॉर नेगेटिव x के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। इसको हमने इरेज कर दिया, और ऊपर भी बेटा केवल 1 तक, ये सपोज दैट 1 लिया हमने, ये यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ तक आपका ये डिफाइन है। और इसमें भी बेटा 0 जो है वो इंक्लूड है, तो ये आप देख सकते हैं कि 0 पर तो ये रहेगा इंक्लूड, बट यहाँ पर ओपन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा y = x - 1 का ग्राफ हम बनाएंगे, तो y = x - 1 का ग्राफ x एक्सिस को, ठीक है ना, y 0 लेंगे तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर ही कट करेगा, ठीक है ना। और ये इस तरह से बनेगा ग्राफ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इस तरह से। और अगर x 0 लेते तो y - 1, ये -1 पे कट करेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से। सिंपल सा बेटा x 0 लेंगे तो y हमारा -1 हो जाएगा इसके लिए, और y अगर हम y 0 लेते तो x जाएगा, तो ये यहाँ पर x एक्सिस को 1 पर इंटरसेक्ट करेगा, ये -1 पर। लेकिन सिंपली कि x हमारा जो है 1 to 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक ही हमारा जो ग्राफ है वो डिफाइन होना चाहिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये 2 लिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्राफ केवल इसके लिए डिफाइन होना चाहिए। तो ये पीछे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे अगर ग्राफ बना रहे हैं तो फिर आप ये डोमेन ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको इंटरसेक्ट करेगा। 1 से 2 के लिए सिमिलरली बेटा अच्छे से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर आपका जो है डार्क रहेगा, क्योंकि 1 के लिए इंक्लूडेड है, x1 इंक्लूड है, ये वाली जो लाइन है। और मैं तो कहूँगा आपसे कि ये जो लाइन है इसको भी आप लिखते रहें, ये लाइन हमारा y = x - 1 है, ये लाइन हमारा y = x है। एंड बेटा सिमिलरली इसी तरह से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड अगर हम बेटा इसको कर देते हैं तो ये किस तरह से बनने वाला है, फिर से आगे बेटा ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पर डार्क ही रहने वाला है, ये फिर ब्लैंक होल, फिर बेटा ये इस तरह से ब्लैंक होल, फिर ब्लैंक होल एंड सो ऑन। बेटा इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो भी 3 4 जो भी वैल्यू है। ये हमारी लाइन y = x - 2, y =
x माइनस 3 याद रख सकते हैं बेटा, ये 3 है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4, और पीछे भी अगर हमें ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है ना, तो ये डार्क 0, यहाँ पर ब्लैंक होल बेटा, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से ब्लैंक होल, ये यहाँ पर डार्क, ये ब्लैंक होल रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा ऊपर, एंड सो ऑन, इस तरह से पीछे ही बना सकते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। और ये जो लाइन है हमारी आसानी से समझ सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि x माइनस फिर यहाँ पर जो नंबर है, जैसे जो भी नंबर है x माइनस 2 है तो 2, x माइनस जो भी ये नंबर है x प्लस 1 एंड सो ऑन, y इक्वल टू x प्लस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से जो ग्राफ है बेटा वो हमारा ये x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने 3 आपको ग्राफ्स बनाए हैं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ बताया है, और आपका जो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है बेटा इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से मैं आपको बताऊँ, तीनों ग्राफ में रिकॉल करा देता हूँ आपको जल्दी से, कैसे आपको बनाना है। क्रूड ग्राफ अगर बेटा बनाना हो, ठीक है ना, तो हम कैसे बनाते हैं। सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्राफ अगर हमें बनाना है बच्चों, ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्राफ y इक्वल टू SGM, सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये 1 है आपका बेटा, और यहाँ पर ब्लैंक होल, दिस इज 1, यहाँ पर -1 के लिए बेटा ये, ठीक है ना, और यहाँ पर इसको डार्क कर देना। ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बन गया बेटा, टिप्स पर होने चाहिए जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ अगर सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बच्चों अगर आपको बनाना है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है ना, अगर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ बनाना है तो बहुत ही सिंपल रूल था आपका, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है ना, ये तो आपका हो ही जाएगा 1 के लिए, फिर ये आपको ध्यान हो तो इसको डार्क करते थे हम लोग बच्चों, फिर ये इस तरह से ब्लैंक होल, फिर ये डार्क ब्लैंक होल, फिर ये 1 यूनिट ऊपर की तरफ जाएगा डार्क ब्लैंक होल, और पीछे की तरफ भी बच्चों ऐसा ही, यहाँ पर आपका डार्क होगा ब्लैंक होल, फिर ये डार्क बच्चों सर्किल, फिर ये ब्लैंक होल एंड डार्क, 1 यूनिट जाएगा आपका बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू 1, इसके सामने वाली 2, इसके सामने वाली 3, ये -1 बेटा -2, इस तरह से बनता है आपका ग्राफ। ये मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला कि टिप्स पर होने चाहिए ग्राफ, ठीक है ना। और इसी तरह से बेटा लास्ट वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अभी जैसा हम लोग बना रहे थे, ठीक है ना। एक लाइन जरूर बेटा ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ये लाइन 1 के लिए होती है, इससे ऊपर ना निकले, ये आपका डार्क था ब्लैंक, फिर बेटा ये डार्क, ये 1 0 2, फिर ये ब्लैंक होल एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा ये आपका डार्क हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ब्लैंक होल हो जाएगा यहाँ पर, ये तो डार्क रहेगा, फिर ये डार्क ब्लैंक होल, ठीक है ना, डार्क, इस तरह से बेटा -1 -2, ये जो x एक्सिस के पॉइंट है बेटा ये इंक्लूड होंगे, और ये वाले जो पॉइंट है वो आपके एक्सक्लूड होंगे, इसको ध्यान रखना। ये क्रूड ग्राफ बेटा बन गया y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि सारे लोग क्रूड ग्राफ बनाना तो एटलीस्ट सीख ही लें, और लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी हो बेटा, इसमें भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन बेटा y इक्वल टू एक्स की हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं, ये इक्वेशन 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंक्लूडेड है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस तरह से बेटा -2 है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई होप कि ये ग्राफ बेटा आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं यही कहूँगा कि अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके आप लोग देखिएगा। थैंक यू।